अब हम लोग साउंड की बात करेंगे, ध्वनि की बात करेंगे। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें सुनने की अनुभूति प्रदान होती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगें होती है जिसका तरंग दैर्ध्य, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ध्वनि का अध्ययन जिस विज्ञान के द्वारा करते हैं उसे हम लोग एकॉस्टिकी कहते हैं, ध्वनिकी कहते हैं। ध्वनि का अध्ययन जिस विज्ञान के द्वारा किया जाता है उसे ध्वनिकी कहते हैं, इंग्लिश में एकॉस्टिक कहते हैं। अब ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण करेंगे। ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण 3 भाग में किया गया है। एक आपका अवस्रव तरंगे, दूसरा आपका स्रव तरंगे, तीसरा आपका प्रस्रव तरंगे। अवस्रव तरंगे को इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, स्रव तरंगों को सोनिक वेव कहते हैं, प्रस्रव तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव है। अवस्रव तरंगे इंफ्रासोनिक वेव कहलाती है। वैसा अनुदैर्ध्य तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उसे अवस्रव तरंगे कहते हैं। जैसे भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंग, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं उल्का पिंड से उत्पन्न तरंगे आपका अवस्रव तरंगे का उदाहरण है। स्रव तरंगे जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसे स्रव तरंगे कहते हैं। जैसे आपका मनुष्य और जानवर, बांसुरी, शहनाई, ढोल आदि के द्वारा उत्पन्न किया गया तरंग स्रव तरंगे कहलाती है। प्रस्रव तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव वे अनुदैर्ध्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उसे प्रस्रव तरंगे कहते हैं। इस तरह की तरंगे बंदर, डॉल्फिन मछली, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि में उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद चमगादड़ जो 1,00,000 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करती है तथा कुत्ता जिसकी आवृत्ति 50,000 हर्ट्ज होती है। इतनी आवृत्ति की तरंगे वह आसानी से सुन सकती है। अभी हम लोग चर्चा जो किए कि ध्वनि जो है, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। यह ठोस, द्रव और गैस में चलती है। अब हम लोग प्रस्रव तरंगों का उपयोग देखेंगे। यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार जिसका फुल फॉर्म होता है सर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग प्रणाली में इनका प्रयोग समुद्री गहराई मापने में तथा जल के भीतर डूबी पनडुब्बियों को पता लगाने में किया जाता है। दूसरा है संकेत को भेजने में। चिकित्सा विज्ञान में सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रस्रव तरंगे का उपयोग किया जाता है। कल कारखानों से कालिख को हटाने में, मस्तिष्क में ट्यूमर को पता लगाने में भी प्रस्रव तरंगे का प्रयोग किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी प्रस्रव तरंगे का उपयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी। तो वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में ध्वनि का वेग 1492 या लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि ठोस पदार्थ में
लोहे में ध्वनि का वेग 5000 या 5100 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए सबसे अधिक जो है ध्वनि की चाल ठोस पदार्थ में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, सबसे कम जो है गैस माध्यम में ध्वनि का वेग होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके तरंगदैर्घ्य और चाल पर निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः दो बातों पर, एक आपका प्रत्यास्थ और दूसरा आपका घनत्व पर निर्भर करती है। इसलिए आपका ध्वनि की चाल बराबर फॉर्मूला होता है V √√E/d, जहां E बराबर प्रत्यास्थ होता है, इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं, D फॉर डेंसिटी, जिसको हम लोग घनत्व कहते हैं। ध्वनि की चाल पर विभिन्न राशियों का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी पदार्थ का ताप बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। दूसरा है कि दाब पर ध्वनि की चाल, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे दाब दुगना कर दी जाए, तिगुनी कर दी जाए, चौगुनी कर दी जाए, ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है आपका माध्यम, ध्वनि का चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी। यही कारण है कि बरसात के दिनों में या ठंडे के दिनों में ध्वनि की चाल अधिक होती है गर्मी की अपेक्षा। चौथा है माध्यम के वेग का प्रभाव। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा इसके विपरीत घट जाती है। नेक्स्ट, वायु ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V √1/m, जहां m बराबर अनुभार, V बराबर वेग। अब हम लोग ध्वनि के लक्षण, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ध्वनि के गुण कहते हैं। तो ध्वनि के 3 लक्षण हैं। एक है आपका प्रबलता, दूसरा आपका है तारत्व और तीसरा आपका है गुणता, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्वालिटी कहते हैं। एक एक करके इस तीनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रबलता, जिसको हम लोग लाउडनेस कहेंगे। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ता है। ध्वनि जब मंद हो तो उसकी प्रबलता कम होगी, ध्वनि जब अधिक हो तो उसकी प्रबलता अधिक होगी। ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए बेल यूज किया जाता है और बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता, जिसको हम लोग लाउडनेस कहते हैं, 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए और 85 से अधिक डेसिबल ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अगर 85 से अधिक है तो ध्वनि को प्रदूषण कहा जाता है। अब कुछ हम ध्वनि स्रोत देखेंगे जिसका लाउडनेस या तीव्रता, प्रबलता जिसको कहते हैं, वो निम्नांकित है। जैसे साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए, जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल होना चाहिए,
ऑर्केस्ट्रा जो है 110 डेसिबल करता है, जेट विमान 140 से 150, सायरन की जो आवाज होती है 110 से लेकर के 120 तक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनुष्यों की बोलचाल की भाषा 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है दूसरा आपका तारतम्य, पिच। पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका आवृत्ति। इसके कारण ध्वनि मोटा या तेज, कहने का मतलब है सुरीला या कड़वा। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारतम्य कम, ध्वनि मोटी होती है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है एवं ध्वनि पतला होता है अर्थात सुरीली होती है। महिलाओं और बच्चों का आवाज सुरीली होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, जिसके कारण स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है। तीसरा जो आपका गुण है कैरेक्टर है, जिसको क्वालिटी कहते हैं। इसके कारण समान प्रबलता, समान तारतम्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। ध्वनि में गुणता के कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों में आई आवाजों को बिना देखे पहचान लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल पर बात करते हैं तो मोबाइल पर डायरेक्ट पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। अगर उसकी आवाज पहचानी रहती है तो हम लोग सीधे डायरेक्ट बोलते हैं कि वह व्यक्ति है, फलना नाम से वह व्यक्ति बोल रहा है। यदि अगर उसकी आवाज नहीं पहचानी जाती है तो हम लोग मोबाइल पर बोलते हैं कि कौन बोल रहा है। ये ध्वनि के गुणता के कारण ही होती